देखो यार, जब आप किसी भी कंडीशन की बात करो ना, लाइफ की किसी भी कंडीशन की बात करो, तो डर एक ऐसी चीज होती है जो अगर आपके अंदर आ गई तो आप कितने ही अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो, कितने ही अच्छे बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितने ही अच्छे वर्कर क्यों ना हो, अगर आपके जहन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है तो एक बात तय है कि आप अपनी फेवरेबल सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इंडिया, जिसने कि आज खत्म हुए टेस्ट मैच में जिस तरीके से भी जितना अच्छा प्रदर्शन हो सकता था किया, लेकिन क्योंकि आखिरी दिन उसके सामने जीत के लिए टारगेट कुछ ज्यादा ही बड़ा सेट कर दिया गया था, या यूं कहें ऐसा टारगेट सेट कर दिया गया था जो कि इंडियन टीम की तरफ से सोचा नहीं गया था पहले दिन के खेल के बाद में। इसी कारण से इंडियन टीम इतनी ज्यादा डिफेंसिव हो गई कि वो लोग अपने शेल से बाहर आ ही नहीं पाए। आज का टेस्ट मैच देखकर आपको वर्ल्ड कप का फाइनल याद आना चाहिए जिसमें कि इंडियन टीम हद से ज्यादा स्लो खेली थी। आप पूरे वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, इंडियन टीम ने ऐसा फियरलेस क्रिकेट खेला था कि सामने वाली टीम को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस टीम से पार कैसे पाना है। लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल आया, बड़ी सिचुएशन आई, टीम इंडिया अपने आप प्रेशर में आई और पूरा का पूरा गेम प्लान बदल दिया, गेम का स्टाइल बदल दिया और ज्यादा से ज्यादा स्लो खेलने के चक्कर में हम लोग फाइनल हारे। और अगर हम बात करें आज के टेस्ट मैच की, तो जिस जायसवाल ने पहली इनिंग में इंग्लैंड को बताया था कि बेसबॉल क्या होता है, दूसरी इनिंग में वही जायसवाल, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वही जायसवाल है। रोहित शर्मा इनिंग को बनाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन इन दी एंड उस बंदे को भी समझ में आ गया कि ओली पोप ने जिस तरीके से स्वीप मार मार के अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया था, मुझको भी कहीं ना कहीं वैसे ही बढ़ाना पड़ेगा। इन दी एंड जब आपको अपने गेम प्लान से हटकर कुछ दूसरी चीज अडेप्ट करनी पड़े और आप उस चीज में फेल हो जाओ, तब कहीं ना कहीं आपको अपने अप्रोच को लेकर सोचने की जरूरत होती है। और ऐसा इंडिया के साथ में बहुत कम अंतराल में दूसरी बार हो रहा है। पहला वही वर्ल्ड कप फाइनल था और दूसरा आज का टेस्ट मैच। कहीं से कहीं तक भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है इंडिया की जिसको कि देखकर आप ये कहें कि नहीं यार, ये इंडिया की वाकई में कमांडेबल प्रदर्शन था या कमांडेबल तरीके से यहां पर इन्होंने खेला था। क्योंकि गेम कहीं से कहीं तक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इंडिया ने आज अच्छा खेला। मैं स्पेसिफिकली आज की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम टेस्ट मैच की शुरुआत की बात करें तो ना सिर्फ इंडिया ने इंग्लैंड को ऑल आउट बहुत जल्दी किया था, बल्कि जिस तरीके से इंडिया ने शुरुआत करी थी अपनी बैटिंग की वो भी बहुत शानदार थी। उसके बाद में केएल राहुल की हाफ सेंचुरी, जडेजा की हाफ सेंचुरी, केएस भरत का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, अक्षर का कंट्रीब्यूशन, तो सभी ने कुल मिलाकर एक अच्छी बैटिंग करी थी और यही कारण था कि इंडिया 400 के ऊपर का स्कोर लगा पाई थी। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इनको थोड़े वक्त तक विकेट नहीं मिले और सामने वाली टीम ने अच्छी खासी बैटिंग करना जारी रखा, तो ये लोग प्रेशर में तभी आने लगे थे। जब मैच शुरू हुआ तो कई लोग बोल रहे थे कि 2 दिनों में मैच खत्म हो जाएगा। तब भी मैंने कहा था कि इंग्लैंड टीम यहां पर कोई रोटी सेकने के लिए नहीं आई है, वो भी यहां पर जीतने के लिए आई है। टाइम तो देना पड़ेगा। और देखिए, हम लोग बेसबॉल की बात कर रहे थे और इंग्लैंड के बेसबॉल की तारीफ इसीलिए होती है क्योंकि बेसबॉल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी भी सिचुएशन में आकर बल्ला घुमाना शुरू कर दें। नहीं, बेसबॉल का मतलब होता है कि आप सिचुएशन को देखें लेकिन उसके बावजूद भी अपने गेम का जो नेचर है उसको ना बदलें। अगर आप आज के गेम को भी देखें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के सामने इंग्लैंड की हालत बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी बैटिंग में। अच्छे खासे विकेट गिर चुके थे। ओली पोप ने इसके साथ रेहान अहमद के साथ में भी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी थी और लोअर डाउन दी ऑर्डर ओली पोप ने जिस तरीके से दूसरे बैट्समैन के साथ खेला, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। 196 रन की इनिंग्स कोई छोटी नहीं होती। दोहरे शतक से मात्र 4 रनों से चूक गया ओली पोप, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम इंग्लिश बैट्समैन की कभी इनिंग की बात करेंगे ना, तो आप ये समझ लीजिए कि ओली पोप की ये इनिंग वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स में जाएगी। क्योंकि आप एक तरीके से इस बात को समझिए कि इंग्लैंड ये मैच हार चुका था। अगर आप इस मैच से ओली पोप को बाहर निकाल दें तो इस मैच में इंग्लैंड का कोई चांस नहीं था, लेकिन वाइस कैप्टन ने एन मौके पर आकर इंग्लैंड की इज्जत बचा ली। फिर टॉम हार्टले, फर्स्ट इनिंग में जो बॉलर 5 की इकोनॉमी से पिटा अपने डेब्यू मैच में, सेकेंड इनिंग्स में वही बॉलर आता है, 7 विकेट निकाल कर जाता है। और आप इसको कोइंसिडेंस ही कहेंगे कि दुनिया की 2 सबसे स्ट्रॉन्ग टेस्ट टीम्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जिन्होंने WTC का लास्ट फाइनल खेला था, ये दोनों ही आज अपने अपने होम ग्राउंड पर अपनी ही कंडीशंस में सामने वाली टीम से हारी है। जहां ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज से हारी, शेमार ने उसमें 7 विकेट निकाले, तो यहां पर हम भी इंग्लैंड से हारे। और सबसे बड़ी बात आयरॉनिक यहां पर एक कोइंसिडेंस आप कहें कि टॉम हार्टली ने भी यहां पर 7 विकेट निकाले। देखिए, इंडिया मैच हार गया, लेकिन मैं यहां पर स्पेसिफिकली अब कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि बुमराह ने एक ऐसी पिच के ऊपर 6 विकेट निकाले हैं जहां पर कि पेस बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। शेयर अपनी स्किल दिखाकर बंदे ने जैसी बॉलिंग करी है,
आप उसके लिए बस उसको सलाम कर सकते हैं। बाकी अश्विन ने, जडेजा ने, सभी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। अक्षर पटेल ने सेकंड इनिंग थोड़े से किफायती नहीं रहे, बट बॉलिंग ठीक है, बढ़िया करी। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एटीट्यूड में कमी रह गई। जो सेकंड इनिंग्स में हमारे बॉलर्स का एटीट्यूड था वो लेट गो वाला हो गया। काफी ज्यादा मिसफील्डिंग हुई। इवन ओली पोप का कैच 110 पर भी एक बार ड्रॉप हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों की फील्डिंग बहुत अच्छी रही, कैचेस के अलावा कई सारी मिसफील्डिंग भी हुई, तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहा मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, सबसे मेन चीज जो निकल कर आई है वो मेरे लिए ये थी, कमजोर कड़ी बैटिंग में। देखिए, जब आप ऑलराउंडर्स के भरोसे 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ में खेलते हो, तब कहीं ना कहीं जो बचे हुए बैट्समैन रहते हैं उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की अगर हम लोग पॉइंट करके बात करें, तो शुभमन गिल की मेरे हिसाब से अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो शायद ये आखिरी टेस्ट इनिंग हो तो शायद बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि पिछली करीब 10-15-12 इनिंग की अगर हम लोग 10-12 मैच की अगर हम लोग बात करें, तो शुभमन गिल सही तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाया है। वहीं अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर ने लगातार डिसअपॉइंट किया है। देखिए, एक बड़ा प्लेयर तब बड़ा नहीं बनता जब सब परफॉर्म कर रहे हैं और आप भी परफॉर्म कर दें। एक बड़ा प्लेयर तब बड़ा कहलाता है जब वो एडवर्स सिचुएशन में आए और टीम को उस सिचुएशन से निकाल कर ले जाए, जो कि यहां पर किसी भी तरीके से ना तो शुभमन गिल कर रहा है और ना ही श्रेयस अय्यर कर रहा है। और देखिए, इंडिया के पास में इस समय बहुत टैलेंट मौजूद है कि वो चाहे तो उस टैलेंट को ट्राई कर सकता है और उसको करना भी चाहिए। केएस भरत को मतलब भले ही मौके कम मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी जब भी उस बंदे को मौका मिला है तो उसने अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन किया है, और बहुत बड़ा नहीं। अगर इन लोगों ने अपने स्किल सेट के हिसाब से थोड़ी बहुत भी अच्छी बैटिंग करी होती ना, तो आज हम कुछ और बात कर रहे होते। मतलब आप ओली पोप को देखिए, बंदे ने पहले 190-196 रन बनाया, उसके बाद आके 2 शार्प कैच लिए। जिस तरीके से जायसवाल और शुभमन गिल क्लोजिंग कैचेस में आउट हुए थे ना एक ही ओवर में, मैच तो देखिए वहीं से पलट गया था। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी टैक्टिक लगाई गई थी कि श्रेयस अय्यर के पहले अक्षर को भेजा गया, जिससे कि लेफ्ट आर्म स्पिन को टैकल किया जा सके। बट देखिए, बात वही आ जाती कि जब आप एक तरफ से विकेट खोते रहें तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और ऐसे में इंग्लैंड ने साफ तौर पर दिखाया कि आज मेंटली अगर हम बात करें तो वो लोग फील्ड के ऊपर ज्यादा स्ट्रांग थे, और इस बात को हमको पूरा एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा कि उन लोगों ने वाकई में आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा नहीं था कि इंडिया कहीं से कहीं तक भी कम रहा, लेकिन इंडिया की सेकेंड इनिंग्स में जो परफॉर्मेंस थी, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लें चाहे बैटिंग की बात कर लें, वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी इसको देकर आप कहें कि यार ये एक ऐसी टीम है जो पिछले काफी समय से बहुत अच्छा खेल रही है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इंडिया पिछले करीब 12-13 साल से हारी नहीं है इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं 2012-13 की जो सीरीज थी वो भी इंग्लैंड ने ही इंडिया में हराई थी। और ऐसे में इस सीरीज की शुरुआत भी इंडिया के लिए कोई अच्छी नहीं हुई। 5 मैचों की सीरीज के बारे में सौरव गांगुली का कहना था कि या तो इंडिया 4-0 से जीतेगी या 5-0 से जीतेगी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहला ही मैच इंडिया हार गई है, दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी विराट कोहली अवेलेबल नहीं है। दूसरे टेस्ट मैच में क्या सूरत हाल निकलकर सामने आएगा और किस तरीके से इंडियन टीम वापसी करेगी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 2012-13 की सीरीज में अगर बात करता हूं तो एलिस्टर कुक और केविन पीटरसन, इन दोनों ने उस सीरीज में बहुत अच्छा गेम दिखाया था। स्पेशली स्पिनर्स को उन लोगों ने बहुत अच्छा खेला था। प्लस ग्रीम स्वान और मॉन्टी पैनसर ने वहां पर स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी इंग्लैंड की तरफ से। और यहां पर ओली पोप ने बहुत बढ़िया एप्लीकेशन दिखाई है अपनी बैटिंग की। स्वीप शॉट को किस तरीके से यूज करना है स्पिन के अगेंस्ट में, ये बताया है। तो इंडिया के लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला, ये बात तय है। प्लस इंग्लैंड क्योंकि पहला ही मैच को इतने स्ट्रांगली, इतने कन्विंसिंगली जीत चुका है, तो उनके पास भी अब कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है कि वो सीरीज में आगे बढ़े। एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर अपोजिट टीम के कंडीशंस के अंदर इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस देना वाकई में काबिल तारीफ होता है। ऐसे में अब किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा, लेकिन इंडिया को वापसी अब स्ट्रांग करनी पड़ेगी, चाहे वो कैसे भी हो। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।